शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं हमारा प्राइम टाइम डिबेट का वीकेंड स्पेशल शो और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। आज बातचीत और डिबेट हम करेंगे कैसे मुद्दे पर, एक ऐसी घटना पर। आपको याद होगा आज से ठीक 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई पार्लियामेंट यानी कि नए संसद भवन के लिए गए। वहां 1 घंटे का उनका दौरा था। नए संसद भवन को देखने के लिए उन्होंने देखा और साथ ही आपने देखा विजुअल्स भी आउट हुए थे सोशल मीडिया में। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नए संसद भवन में जो वहां पर काम कर रहे मजदूर उनसे बातचीत की, साथ ही रूपरेखा किस तरह की है नए संसद भवन की, अब तक कितनी तैयारी हो चुकी है, कितना स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है। प्रधानमंत्री वो देख रहे थे, जायजा ले रहे थे और साथ ही आपने उनके साथ ओम बिरला भी मौजूद थे। अब ऐसे में जो संसद की ये जो लड़ाई है ये एक बार फिर से छिड़ गई है। इस पर जयराम रमेश ने, कांग्रेस की तरफ से राजनीति हो रही है। जयराम रमेश ने कहा कि ये निजी इच्छा पूर्ति है और साथ ही उन्होंने कहा कि फिजूल खर्ची है। उन्होंने फिजूल खर्ची बता दी। अब देश में क्या कुछ चल रहा है संसद को लेकर के, नए संसद भवन को लेकर के, आप देखिए जिसकी आधारशिला देश के प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2020 में रखी थी। नए और भव्य संसद भवन का निरीक्षण करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। अब इसके बाद नए संसद भवन के अंदर की तस्वीरें देश के सामने आई। एक और संसद भवन की तस्वीरों को देखकर लोग खुश हुए तो दूसरी तरफ कांग्रेस को मिर्ची लग गई। कांग्रेस ने इसे पैसे की बर्बादी बता दिया। जैसे ही कांग्रेस का ये बयान सामने आया सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि नई और भव्य संसद गर्व की बात है। कांग्रेस को इसमें बुरा क्या नजर आ रहा है? तो वहीं दूसरे तरफ कांग्रेस के एक और कद्दावर नेता अशोक गहलोत ने एक नया शगुफा ही छोड़ दिया। उन्होंने खुद बड़ी बड़ी बातें की और साथ ही उन्होंने भी कई बातें की हैं। लेकिन इन सब के बीच आप देखिए जो लोकसभा चुनाव है अगले साल 2024 में, वो भी इस नए संसद भवन से 2024 लोकसभा चुनाव को साधने का जो रास्ता है, कई बड़े राजनीतिक जो विश्लेषक हैं वो बता रहे हैं कि ये जो संसद भवन है इसी रास्ते से वो तय की जाएगी। और एक इमारत ही नहीं बल्कि एक ऐसे संसद भवन का प्रारूप हम आने वाले दिनों में देखेंगे जिसमें आप देखिए राजनीति भी नए सिरे से होगी और अलग तरीके की होगी। लेकिन आज हम बातचीत करेंगे कि कैसे कांग्रेस लगातार नए संसद भवन को लेकर के बीजेपी को आड़े हाथों ले रहा है। हालांकि बीजेपी अपने तरफ से ये कह रही है कि संसद भवन की मांग, नए संसद भवन की मांग तो पहले से ही थी। जयराम रमेश खुद ही चिट्ठी लिखने वालों में से थे जिन्होंने ये कहा था कि पुराने संसद भवन की जो इमारत है वो जर्जर है। ऐसे में क्या कुछ चल रहा है, कैसे ये जो नए संसद भवन है नया जो बनकर तैयार होगा ये 2024 की इबारत रखेगा, इन सब पर हम बातचीत करेंगे। अपने मेहमानों से आपको मिलवाएंगे और पूरा प्रकरण भी समझाएंगे एक एक करके आराम से। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट, आज का हमारे स्पेशल एडिशन देखना ना भूले, बहुत खास है, आपसे जुड़ा हुआ है। नए संसद भवन को लेकर राजनीति एक बार फिर तेज हो गई है। दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी और अब नए संसद भवन का निर्माण अंतिम चरण में है। नए संसद भवन के निर्माण कार्य को देखने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने दौरा किया था, जिसके बाद पहली बार अंदर की तस्वीरें सामने आई। हालांकि कांग्रेस ने नए संसद भवन को खारिज कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि ये पैसों की बर्बादी है और दिखावा है। देश की नई संसद कितनी तैयार है और वहाँ कितना काम बाकी है, ये देखने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे और उन्होंने करीब 1 घंटे से ज्यादा का समय वहां बिताया और भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने दोनों सदनों में तैयार की जा रही फैसिलिटी का जायजा भी लिया। उन्होंने इस संसद के निर्माण में लगे मजदूरों से बातचीत भी की। पीएम मोदी के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री के नए संसद भवन दौरे को लेकर कांग्रेस ने तंज किया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया और लिखा, निजी महत्वाकांक्षा का पहला प्रोजेक्ट, हर तानाशाह अपनी वास्तु विरासत को पीछे छोड़ना चाहता है, ये पैसे की भारी बर्बादी है। नई संसद पर कांग्रेस के हमले पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि नई संसद गर्व का विषय है, लेकिन कांग्रेस को ये फिजूल खर्ची लग रही है। स्वयं जयराम रमेश जी ने ये लेख लिखकर कहा था कि नया पार्लियामेंट बहुत आवश्यक है क्योंकि पुराना पार्लियामेंट बहुत डेंजरस हो चुका है। आज वही जयराम रमेश और कांग्रेस पार्टी जिस चीज़ की शुरुआत उन्होंने की थी उसके विपक्ष में खड़े हैं, क्योंकि आज भारत को एक आत्मनिर्भर पार्लियामेंट मिल रहा है। आज भारत
का पार्लियामेंट बन रहा है और शायद प्रथम परिवार को इसमें करप्शन करने का कोई मौका नजर नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी, जिसका निर्माण कार्य 10 दिसंबर 2020 से शुरू हुआ। संसद के नए भवन का निर्माण पिछले साल नवंबर तक होने की उम्मीद थी, लेकिन इसमें देर हो गई। नए भवन में लोकसभा कक्ष में 888 और राज्यसभा कक्ष में 384 सीटें। वर्तमान संसद भवन के विपरीत इसमें केंद्र कक्ष नहीं होगा। नई इमारत को 150 से ज्यादा सालों के लाइफ स्पैन के लिए डिजाइन किया गया है। जिस समय पार्लियामेंट के इससे पहले भी जो स्पीकर्स थे या जो व्यवस्था थी, तो वो कहते थे कि साहब ये जो बिल्डिंग है ये पूरी तरह से जो है वो असुरक्षित है। और मोदी जी ने आने के बाद पहला प्रण किया था कि हम इस बिल्डिंग को बनाएंगे। अंग्रेजों ने दे दिया था हमको, तो हम उसकी जो है हिफाजत क्यों नहीं कर सकते? अरे भाई, हम भी तो कर सकते हैं वही चीज, और उससे अच्छी चीज कर सकते हैं। वो मोदी जी ने करके दिखा दिया। संसद के अंदर की तस्वीरें सामने आने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जल्द ही इसका उद्घाटन किया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस को इसमें पैसे की बर्बादी नजर आ रही है। नए संसद भवन पर कांग्रेस के सवालों के बीच कांग्रेस के एक और कद्दावर नेता ने संघ और बीजेपी पर हमला किया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भगोड़े अमृतपाल की खालिस्तान की मांग को हिंदू राष्ट्र की मांग से जोड़ा है। खालिस्तान में एक नया आदमी आ गया, अमृतपाल सिंह, पता नहीं क्या नाम उसका। वो कह रहा है अगर मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो मैं खालिस्तान की बात क्यों नहीं करूं? आप बताइए, उसकी हिम्मत देखिए आप। उनकी हिम्मत क्यों हुई है? इसलिए हुई है, आप हिंदू राष्ट्र की बात कैसे कर सकते हो? आप सोचिएगा बात को। आज कोई धर्म के नाम पे लोगों को खुश करना आसान काम होता है। मिशन 2024 के लिए अडानी पर जेपीसी जांच की मांग को लेकर कांग्रेस पहले से ही बीजेपी को घेर रही है, और अब नए संसद भवन के जरिए कांग्रेस को बीजेपी के खिलाफ एक और सियासी मुद्दा मिल गया है, जिसे कांग्रेस हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी को घेर पाएगी या खुद घिर जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो नए संसद भवन को लेकर के कई बहुत सारे सवाल हैं जो कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों के मन में है। उन तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे आज जो हमारे साथ जितने एक्सपर्ट्स होंगे। लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख हमें करना पड़ेगा। सीधा हरियाणा में आपको लिए चलते हैं, जहां पर मेरा पानी मेरी विरासत के लाभार्थियों से संवाद कर रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा आप भी सुनिएगा। वर्षा भी अब अनिश्चित हो गई है। समय के अलावा आगे पीछे वर्षा होती है जिसका नुकसान होता है। अभी इन्हीं दिनों में वर्षा के ज्यादा होने से हमारी फसलें कितनी खराब हुई हैं। तो इन सब बातों का जब ध्यान करते हैं तो हमें पानी बचाने का एक विचार ये जरूर आता है। हम जानते हैं जल, जंगल और जमीन, ये तीनों चीजें हमारे जीवन का आधार हैं, और इन तीनों पर हमको चिंता करनी चाहिए। और जब चिंता करने की बात आई तो उसमें से एक विचार आया कि आखिर पानी का सदुपयोग कैसे किया जाए, पानी को कैसे बचाया जाए। जैसा हम देखते हैं कि पानी खेती के लिए सबसे ज्यादा पानी धान में उपयोग होता है, गन्ने में उपयोग होता है। इस पर हमने एक नया विचार जो आपके सामने मैं रखने वाला हूं। लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें ये ध्यान आपको मैं कराऊंगा कि पानी जमीन के अंदर से हम दोहन करते हैं तो जमीन धीरे धीरे पानी उसका खत्म होता जा रहा है और इससे जमीन बंजर होती जा रही है। पानी जमीन के लिए उसी प्रकार का एक मैं कहूंगा कि एक पानी की मात्रा जैसे शरीर में खून होता है। अगर हट्टा कट्टा रिष्ट पुष्ट बलशाली शरीर, उसमें से खून की कमी हो जाए तो शरीर क्षीण होता चला जाता है, कमजोर होता चला जाता है, शरीर में ताकत नहीं रहती है। ऐसा ही अगर हम जमीन में सोचते हैं तो जमीन का जब पानी हम एक सीमा से अधिक निकालते हैं तो जमीन भी धीरे धीरे गैर उपजाऊ हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। एक प्रकार से मरुस्थल और रेतीला इलाका वो भी पानी के कमी के कारण से होता है। उसमें से ही ये सब विषय हमको ध्यान में आए कि हम पानी का किस प्रकार से उपयोग ठीक करें। और इसके लिए जब पानी की कमी महसूस हुई, पानी जमीन में बहुत नीचे जाने लगा, तो डार्क जोन का एरिया ये घोषित हुआ। सेंट्रल वाटर कमीशन, केंद्र का जल आयोग, उन्होंने भी हमारे प्रदेश के 36 ब्लॉक उनको डार्क जोन घोषित कर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे 7,287 गांव, जिसमें 3,041 के अंदर पानी की कमी महसूस की गई है और 1948 तो ऐसे हैं जो गंभीर संकट में आ गए हैं। उन जगह पर तो पानी 30 मीटर से भी ज्यादा नीचे चला गया, अर्थात 100 फुट से भी ज्यादा। तो ऐसे जो गंभीर संकट के गांव हैं उनमें भी पानी की व्यवस्था कैसे ठीक की जाए, तो इसी के लिए
मैं ये कहूंगा कि सरकारी जो तंत्र है वो हरकत में आकर के जो कई चीजें हमने की हैं उसके अंदर जैसा केंद्र में जल आयोग है ऐसे हमने प्रदेश में भी प्रदेश जल संसाधन। तो आपने देखा मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री बहुत बड़ा इवेंट कर रहे हैं और ऐसे में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें की हैं जो हम सबको भी याद रखनी चाहिए। पानी का इस्तेमाल आपने देखा ग्लोबली वैश्विक तौर पर पानी की जो पूर्ति है वो फिलहाल नहीं हो पा रही है। खारा पानी बहुत ज़्यादा है, ऐसे में पानी का सोच समझ कर इस्तेमाल करें, जितना ज़रूरत है उतना ही करें। हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पानी का बचाव भी करें, एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य भी निभाएं। आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। यासुर जिलानी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ, ऋतु चौधरी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ, केपी मलिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, जिया मंजरी राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में हमारे साथ, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। न्यूज़ इंडिया 24/7 पर यासुर जिलानी प्रवक्ता बीजेपी के अभी तक जुड़े नहीं हमारे साथ, थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। सबका बहुत बहुत स्वागत। जिया मंजरी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले यासुर जिलानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार यासुर जिलानी प्रवक्ता बीजेपी के, एक सवाल जरा शुरुआत यासुर जिलानी से किया जाए। यासुर जिलानी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मेरी आ रही है आवाज आपको? बिल्कुल। जयराम रमेश जी ने कहा है नए संसद भवन पर फिजूल खर्ची और निजी इच्छाओं के लिए किया गया काम है ये। देखिए, संसद भवन जब से बनने की शुरुआत हुई तब से विपक्ष को लगता है कि उसके मन के मुताबिक संसद नहीं बन रहा है, इसलिए वो लगातार विरोध कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि 3 शेरों की जो पहचान है, स्तंभ जो है, उसको लेके भी बड़ी बड़ी बातें करी गई। उनको कहा गया था कि ये जो मूल कृति है उससे बिल्कुल अलग है। राजद और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये जो शेर मौजूदा इस वक्त संसद के ऊपर बनाए गए हैं वो निगल जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो देखिए कितनी खतरनाक सोच विपक्ष की है। तो अब उनको दिखाई दे रहा है अमृतकाल का नया संसद, भारत का नया संसद, और जिस तरीके से वहां से तस्वीरें, मैं तो सिर्फ चर्चा करूंगा जो तस्वीरें आई हैं जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे। एक अच्छी व्यवस्था है, दुनिया के बड़े बड़े जो सर्वश्रेष्ठ देशों की पार्लियामेंट की जो व्यवस्था होती है उन सबसे सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश करी गई है। तो उस पे हमें गर्व महसूस होना चाहिए। हमें ये महसूस होना चाहिए कि इस नए भारत में एक ऐसी चीज बनाई जा रही है जो आगे 150 साल तक उसके ऊपर किसी तरह का कोई जो बनाने के तरीके में या उस बिल्डिंग में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है। उनको लगता है जयराम रमेश बहुत सारी चीजें एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी उनको हिट मुद्दा उनके लिए नहीं, उनके मन के मुताबिक मिल नहीं पा रहा है। तो उन्हें लगता है कि टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। अगर वो अपना कुछ करेंगे नहीं, कुछ दिखाएंगे नहीं, तो उनके लीडरशिप को, क्योंकि वहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है कांग्रेस में, मीडिया डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोगों की नजर है। जयराम रमेश जब से आए हैं, दूसरे जो उनके इक्वल लीडर है वो चाहते नहीं है कि वो वहां रहे। ठीक तो है, ये सारे कारण हैं, आप प्रीति समझे, जिसकी वजह से जयराम रमेश इस तरह का वक्तव्य देने के लिए अब तो मशहूर हो। ठीक है, प्रवक्ता कांग्रेस की ऋतु चौधरी, यासुर जिलानी जी ने जो भी कहा वो खैर ठोस शब्दों में अगर कहा जाए तो वो बहुत ही मतलब जो सवाल है उसके साथ जस्टिफिकेशन नहीं होगा जिलानी साहब। हालांकि बीजेपी, ऋतु चौधरी, बीजेपी का ये कहना है, जो सवाल उठाए हैं जयराम रमेश ने, बीजेपी का कहना है, आपने सुना भी होगा पूनावाला जी को, उन्होंने ये कहा है कि पहले से कांग्रेस जो है, जयराम रमेश जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि हमारी जो संसद भवन है उसकी इमारत जर्जर है, इसे चेंज किया जाए, सिटिंग अरेंजमेंट्स बहुत छोटे हैं और साथ ही कभी भी जैसे जो स्ट्रक्चर है वो बहुत मजबूत नहीं है। तो ऐसे में ये जो सिलसिला है ये कांग्रेस के टाइम से ही चली आ रही है। अब अभी बना दिया गया, प्रधानमंत्री ने शुरुआत की तो माहौल बना रहे हैं। देखिए प्रीति, जिस देश में बहुत शांति के साथ, चिल्लाइएगा मत क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ताकि तमाम लोग जो हैं वो समझ सके। चलिए, नहीं, मैं अपना 10 सेकंड का और आपको बता, अब आपका समय गया जिलानी जी, मैंने आपको बहुत समय दिया था लेकिन आपने पता नहीं कहाँ चले गए आप।
नहीं अच्छा एक मैंने बात बताइए इंतजार ना, किया अशोक आपके स्तंभ जवाब को का कि लेके आप क्या एकदम विरोध ठोस नहीं किया जवाब था? देंगे। जब मैं अशोक आती हूँ स्तंभ की अब आप तीनों बोलने शेरों दीजिए, अब की ऋतु को आई, बोलने दीजिए, थोड़ा तो ऋतु को उन्होंने मैं आती हूँ गुस्सैल आपके बताया पास। था अब जवाब विपक्ष को। तैयार रखिए, थोड़ा देख लीजिए, जवाब तैयार रखिए। मैं आती हूँ ऋतु के पास। ऋतु नहीं बोलिए। नहीं आप चीजों को कहीं और लेके जा रहे हैं। मैं आती हूँ आपके मैंने पास। ठीक है, वो ठीक है। प्रश्न उठाया है अब जो ऋतु को इनका बोलने इनका दीजिए। चरित्र है, कांग्रेस का ऋतु चरित्र है ऋतु ऋतु विरोध करना किसी ऋतु चीज भाई मैं जवाब देती हूँ, मुझे हाँ बोलिए जवाब बोलिए देते हैं। बोलिए। प्रीति, जिस देश में 130 करोड़ की जनता में से 82 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देना पड़ता हो कि वो जिंदा रहे, उस देश में आप जो उस देश को जो है कह रहे हो कि ये लो आप संसद ले लो, जहाँ पे महिलाएं और बेटियां जो है सुरक्षा मांग रही हो, आप कह रहे हो सुरक्षा नहीं दे पा रहे, ये लो संसद ले लो। जहाँ पे देश का युवा जो है कह रहा है कि रोजगार दे दो, आप कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, ये लो संसद ले नहीं, लो। कहने को तो बहुत कुछ है। किसान फिजूल कह खर्ची रहा नहीं है, नहीं ऋतु जी, किसान फिजूल कह खर्ची। रहा है, ऋतु सुनिए, जी, फिजूल प्रीति, खर्ची। आप संसद भवन पे यासिर फिजूल भाई को खर्ची आपने कहाँ? बोलने दिया ना। बोलिए। किसान कह रहा है कि मुझे एमएसपी दे दो, आप कह रहे हो कि संसद ले। हाँ हम कह रहे हैं कि स्वास्थ्य दे दो, आप कह रहे हो कि संसद ले लो। हम बोल रहे हैं कि शिक्षा दे दो, जनता बोल रही है कि शिक्षा दे दो, आप बोल रहे हैं कि संसद ले लो। हाँ। तो उस संसद का हम क्या करें कि जब हम गरीबी रेखा में बिल्कुल पायदान पर पहुंच जाए, ऐसे देश में उस संसद का क्या काम? यहाँ पे देखिए, जो भाजपा है बोलती है सबका साथ सबका विकास। जनता ने पूछा कि आप तो बोल रहे थे कि सबका साथ करोगे और सबका विकास करोगे, तो बोला हाँ सबका साथ तो हमने मांगा था, लेकिन ये थोड़ी बोला था कि विकास आपका करेंगे, विकास तो हम खुद का करेंगे। तो वो तो हम कर रहे हैं। और संसद में जो बैठने की जो ख्वाहिश है वो एक तानाशाह की ख्वाहिश होती है। इतने बड़े महल को बना के, ये लोकतंत्र का मंदिर होता है संसद, कोई किसी कॉर्पोरेट का ऑफिस नहीं होता है। नहीं, लेकिन ऋतु अब एक सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत लॉजिकल सवाल है। संसद भवन को लेकर के कई बार कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स रहे, कई सांसद रहे जिन्होंने कंप्लेंट की थी कि बैठने की जगह बहुत कम होती है। आप देखिए मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट्स के जो नंबर्स हैं वो कितने ज़्यादा हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, लोकसभा में ये जो जब ये पार्लियामेंट बनेगा तो एक सदन में, लोकसभा में 888 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स एक साथ बैठ पाएंगे, सिटिंग अरेंजमेंट्स होंगी। राज्यसभा की अगर हम बात करें तो 384 जो सदस्य हैं वो बैठ पाएंगे। अभी फिलहाल 280 है, 280 है। संयुक्त सत्र जब होगा, जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जब दोनों ही सत्र के लोग वहां मौजूद होंगे, तब जो सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं मतलब इस तरह से किए गए हैं कि 1272 तकरीबन 1300 लोग एक साथ वहां बैठ पाएंगे। साथ ही मीडिया गैलरी तो अलग ही होती है। तो ऐसे में इसको फिजूल खर्ची बता देना, जयराम रमेश जी फिजूल खर्ची कह रहे हैं, ये कैसे जस्टिफिकेशन होगा? मैं आपसे आपके पास आऊंगी, लेकिन केपी मालिक विश्व पत्रकार हमारे साथ, जरा समझना चाहूंगी मैं। आधा मिनट लूंगी सर, आधा मिनट ही दूंगी मैं आपको, उससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगी, और भी मेहमान हमारे पास। प्रीति, उस संसद का जहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट इतने अच्छे हैं, लेकिन उसका हम करेंगे क्या अगर संसद को म्यूट कर दिया जाएगा, अगर सांसदों को बोलने ही नहीं दिया जाएगा, मीडिया को अपना काम नहीं करने दिया जाएगा, और तमाम ऑफिशियल्स को आप जासूसी कराएंगे पेगासस से, तो संसद का करेंगे क्या? ठीक है, क्या वो केवल देखने भर की चीज है? ठीक है। केपी मालिक, फिजूल खर्ची नया संसद भवन। देखो प्रीति, ऐसा है कि मैं पिछले 26-27 साल से लगातार पार्लियामेंट कवर कर रहा हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नए पार्लियामेंट भवन की हमें आवश्यकता थी, और सियासी दलों का काम है कि सियासत की जाए और तमाम पक्ष और विपक्ष आपस में विरोध करें। कांग्रेस के टाइम में भी इस तरह की चर्चा थी। और प्रीति, हमें देखना होगा कि पिछले दिनों पार्लियामेंट एनेक्सी भवन का निर्माण किया गया था, क्योंकि पार्लियामेंट में वास्तव में जगह नहीं है। हमें देखना होगा कि 100 साल पहले जब पार्लियामेंट बनी थी तब देश की आबादी लगभग 30-35 करोड़ थी। आज देश की आबादी 135 करोड़ है। उस टाइम एक एमपी जो था लगभग 7 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता था, आज वो कितना बढ़ गया। तो ये चीजें देखते हुए जरूर आवश्यकता थी, लेकिन ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि कोई भी इसके लिए हिम्मत नहीं कर रहा था। इसमें मोदी जी ने हिम्मत करी, लेकिन इसका विरोध कहाँ है? और मुझे भी विरोध है उसमें विरोध मुझे ये है कि इसकी एक कमेटी बननी चाहिए थी, और उस कमेटी का सलाहकार समिति एक बननी चाहिए थी। वो अपनी एक रिपोर्ट देती कि किस प्रकार से बननी चाहिए क्या, क्योंकि आपको मालूम होगा कि तमाम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन लगाई है
कि उसमें विरोध किया है कि यहाँ पे पर्यावरण का मुद्दा है, पेड़ कटने का मुद्दा है, जिस तरह की चीजें उसको, तो इस तरह की चीजों का विरोध हो सकता है। दूसरा, इसको बात को मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा क्योंकि पार्लियामेंट की 100 साल पुरानी बिल्डिंग है और हमने देखा है कई सारी तकलीफें। हमने हाउस में छत से पत्थरों के टुकड़ों को गिरते हुए देखा अपनी आंख से, और अगले स्टेशन में फिर जाल लगाया गया छत पे। उस तरह की व्यवस्था भी पार्लियामेंट में की गई है। दूसरी ये है, पार्लियामेंट में उस समय एसी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कैमरे की व्यवस्था नहीं थी। आज वहाँ तमाम लाइव टेलीकास्ट होता है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का वहाँ पे नियम है कि एक पत्थर वहां से आप हटा नहीं सकते और एक पत्थर वहां आप लगा नहीं सकते। तो इन परिस्थितियों में पार्लियामेंट को चलाना, पार्लियामेंट को अत्याधुनिक बनाना बहुत मुश्किल था। उसके लिए एक नए भवन निर्माण की आवश्यकता थी, लेकिन इस पे एक विरोध हो सकता है, उसके तमाम कारण हैं दूसरे। लेकिन ये कह देना कि कोई जरूरत नहीं थी, मैं मानता हूँ ये बेफजूल है। ठीक है, हमारे साथ जवाद मौजूद हैं। सैयद जवाद, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, ऐसे में शुजात पूनावाला ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी इस नए संसद भवन का विरोध इसीलिए कर रही है क्योंकि वो फैमिली फिर से इस संसद भवन के बनने पर करप्शन नहीं कर सकती। नहीं प्रीति, मैं तो ये भी चाह रहा था कि चिल्लम चिल्ली नहीं, आराम से नहीं, मैं आराम से ही रखूंगा। मैं चाह रहा था इस संसद भवन के अंदर पहिए भी लगाएं ताकि वो चले, क्योंकि संसद भवन जो है वो चल ही नहीं रहा है और पहली बार हमने देखा है कि सत्ता पक्ष सदन नहीं चलने दे रहा। तो शायद नई संसद भवन में पहिए ये लगा दी जाए तो वो चलेगी भी आगे। अब पता नहीं कितनी भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष चलाना चाहती, नहीं चलाना चाहती, वो तो भारतीय जनता पार्टी जाए। अब अगर संसद भवन के अंदर ही मन की बात होने लगेगी, स्ट्रक्चर आप चाहें जितना भी खूबसूरत बना दिए, जब लोगों के हितों के मुद्दे वहां पर उठाए जाएंगे लोकतंत्र के मंदिर में, और अगर वहां बात होगी मन की, आप खुश नहीं है? नहीं, भवन के बनने से आप खुश नहीं? मैडम, मेरे खुशी और ना खुशी थोड़ी ना, मैं खुश नहीं, मैं खुश तब होऊंगा जब लोकतंत्र के मंदिर में नए संसद भवन के बनने से आप खुश हैं कि नहीं? बस इतना ही तो सवाल है, आराम से सवाल। मैं बिल्कुल खुश हूँगा, मैं बिल्कुल खुश हूँगा जहाँ किसानों के मुद्दे पुरजोर तरीके से उठाए जाएं। ये ना हो कि 3 कृषि कानून बिल लेकर के आए जाएं, 650 किसानों की शहादत हो जाए और उसके बाद आप वापस ला दें। इसी सदन से पास हुए थे ना, और इस सदन के अंदर ऐसा होगा तो मैं क्या इसी सदन का जो है आपको लगता है कि मैं सिफारिश करूंगा? नहीं करूंगा ना। इसी संसद भवन के अंदर आप देखिए कोरोना काल के अंदर लोगों के ऊपर क्या क्या जुल्म हो रहे थे, लोग अपनी जो है तराई इमाम कर रहे थे, कहां कहां से लोगों की लाशें उठ रही थी, और इसी संसद भवन के अंदर आके कहा जाता है कि लोगों की मौत कोरोना से हुई नहीं। यही संसद भवन के अंदर अभी अडानी को लेकर के चर्चा हो रही है, मांग हो रही है, लेकिन लोगों के हितों के मुद्दे नहीं उठ रहे हैं। क्या बात हो गई? ऐसा संसद भवन में पहली बार हो रहा है? जी क्या कह रही? पहली बार हो रहा है, 2014 के पहले कभी नहीं हुआ? नहीं, ये तो वो था ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम आए हैं ऐसा मॉडल लेकर के कि गरीबों के हितों की बात करेंगे, मजदूरों की बात करेंगे। कहाँ बात हुई? जिया मंजरी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जिया मंजरी, आप क्या कहेंगी नए संसद भवन को लेकर के जिस तरीके से अभी कांग्रेस राजनीति कर रही है, लगातार बयान आ रहे हैं। आपने वरिष्ठ पत्रकार केपी मालिक को भी सुना, उन्होंने दोनों ही पक्ष दिए हैं। एक पक्ष वो जिसमें तमाम शिकायतें हैं जब पार्लियामेंट वहां बन रहा है और जिस तरीके से लोग वहां ग्रीवेंसेस कर रहे हैं, लेकिन उसका दूसरा पक्ष ये है कि ज़रूरत थी नए पार्लियामेंट की। देखिए, अभी आपने सुना कि वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बोला कि हमने ईंटें गिरते हुए देखे हैं। और दूसरी बात कि यूपीए की गवर्नमेंट जब थी 2004 में इसका प्रस्ताव आया था और 2010-12 में इसको बार बार जिन्होंने अभी इसको ट्वीट किया है, जिन्होंने बोला है जयराम रमेश जी ने कि ये एक तानाशाही तरीका है या तानाशाही कह दीजिए कि एक बिल्डिंग बनाया जा रहा है अपने लिए, तो उन्होंने ही इसको बहुत ज़्यादा अपग्रेड करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए इसको सपोर्ट किया था। तो आज अचानक से जस्ट बिकॉज कि आपकी गवर्नमेंट नहीं है, तो आप देखिए पक्ष विपक्ष होता रहता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस बात का प्रॉब्लम हो रहा है कि शायद जैसे कि DLF बना देता अगर, तो DLF तो नहीं बना पा रहा ना पार्लियामेंट इस समय में। सो मे बी दीज काइंड ऑफ इश्यूज आर हैपनिंग, इसलिए हो रहा है ऐसा। दूसरी बात मैं आती हूँ कि वहां पे बैठ के, संसद में बैठ के किस प्रकार के फैसले हुए ट्रिपल तलाक के, फैसले हुए हलाला के खिलाफ के। आप सोचिए, तो आप संसद का माहौल नहीं उड़ा सकते। काम होता है संसद में अपनी पर्सनल एनिमिटी को लेकर के, आप जनता के जो विश्वास है संसद को लेकर के, उसके लिए आपको विरोध में नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो मुझे लगता है कि बहुत आवश्यकता थी इस चीज की,
और जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो नहीं जाएंगे तो क्या किसी और को बुलाएंगे उसका वो मुआयना करने? ये बताएं। कि आप विपक्ष के लोगों को भी साथ में लेकर के जाते हैं, नेता विपक्ष को भी लेकर के जाते हैं, नेता आप जाते लेकर के लोगों को नेता खुशी नहीं है, साथ लेकर के चलने की बात होती है, सबको साथ में लेकर के चलने का आप चाहते हैं कि अकेले सैयद साहब सुनिए, जब पर्यटन को बढ़ाने के लिए कहीं पे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनता है तो प्रॉब्लम होती है। नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल होती है। उससे क्या होगा? पर्यटन बढ़ेगा, उससे पर्यटन बढ़ेगा, आय आएगा। अच्छा दूसरी अब मैं आती हूँ इस बात पे कि नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी। अच्छा ये किससे? ये मशीन और रोबोट बना रही थी बेरोजगारी। अभी कोई ग्रेजुएट निकलेगा उसको सरकारी गाड़ी पकड़ के ले जाएगी, चलो नौकरी जो है वो मिल रही है। पोलाइटली अपनी बात बोल रही हूँ, जब आप बोल रहे थे तो मैंने आपको बता रहा हूँ ना, मैंने आपको एक शब्द नहीं बोला, आप दोनों में से किसी को नहीं बोला। और अब आप नहीं देखिए बेरोजगारी आप बताएं तो क्या रोजगार नहीं हुआ? रोजगार क्रिएट हुआ या नहीं हुआ? कहाँ हुआ? क्यों? यासिर जिलानी भारत के अंदर रोजगार, यासिर जिलानी को अपनी बात स्टार्टिंग में रखनी थी, उन्हें हमने रोका था, बोलने दिया। यासिर जिलानी बोलिए। पकोड़ा तलना फिलहाल रोजगार में आ गया है, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ यासिर भाई को। आप पकोड़ा तलना बोलने दीजिए। और वो नाली से गैस निकल के जो यूं करके चलती है ना, नाली से गैस बन के उसका पकोड़ा बन करके तैयार हो जाता है, वो भी रोजगार की कैटेगरी में आता है। मैं पूरे भारत को मुबारकबाद देता हूँ कि रोजगार जो है वो पकोड़ा तलना हो गया। बोलिए, छोड़िए एमबीए चाय वाला का नाम बोलने दीजिए। देखिए चाय वाला भी ले आएंगे, एमबीए चाय वाले। यासिर भाई मुबारक हो। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। यासिर जिलानी उसका नाम आ रहा है, चाहे वो यासिर जिलानी, बहुत कष्ट हो रहा है उससे। यासिर जिलानी देखिए जवाद जैसे जो राजनीतिक विश्लेषक होते हैं ये अर्बन नक्सल वाली सोच रखते हैं। अरे इन्होंने कहा कि नए पार्लियामेंट को मैं सिफारिश नहीं कर ये है भारतीय जनता पार्टी। ये ऐसी सवाल करोगे अर्बन नक्सल, तालिबानी, पाकिस्तानी जैसी दिखा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को फौरन जैसी सवाल कर लो फौरन। और तो बोलने दीजिए कम से कम, और क्या कहते हैं? बोलिए बोलिए। और दो चार नाम बता दीजिए यासिर भाई। अरे आप देखिए आप टेलीविजन पे अर्बन नक्सल का सरकार इनकी है, लगा दीजिए मेरे ऊपर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, जेल में डाल दीजिए साहब, आपकी सरकार है। ना हो तो बुलडोजर ले आइए, मुस्कुरा भी बुलडोजर चला दीजिए हमारे ऊपर, बता दीजिए वहीं आप ले जाते हैं हमारे ऊपर बुलडोजर निकाल दीजिए। अरे क्या बात कर रहे हैं? सीरियस क्या? नहीं है। अरे हम तो सीरियस अर्बन नक्सल कह रहे हैं। मुस्कुरा रहे। बोलिए बोलिए जिलानी साहब, दिल पे मत लीजिए। जब देखिए जहाँ पे, हाँ दिल पे मत लीजिए, बैठ जाइए। जहाँ कानून बनेगा, जिस बिल्डिंग के अंदर पूरे भारत के लिए सोच रखने वाले लोग जाएंगे और भारत के ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीकेंड के स्पेशल प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद है यासिर जिलानी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। महत्वपूर्ण बात कर रहे थे, हमें बीच में ब्रेक लेना पड़ा था। यासिर जिलानी साहब कहिए। एक तो मैं क्लियर कर दूं कि इनको मैंने अर्बन नक्सल की सोच वाली कही बात, अर्बन नक्सल नहीं बोला, जो ये एकदम उछलने लगे। लेकिन आपने कहा था जब आप कानून की खिलाफत करेंगे, भारत में किसी भी कार्यक्रम के आप खिलाफ बात करेंगे, आप उस पार्लियामेंट में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 2004 से लेके 2013 तक का रिकॉर्ड है आपके पास कि पार्लियामेंट में क्या हुआ था। एक वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में बैठे हैं, उन्हें जरूर मालूम होगा। जवाद साहब जरा सा पढ़ लिया करिए कि किस तरीके से हमने क्या क्या स्कैंडल और वर्स्ट सिचुएशन आपकी यूपीए की गवर्नमेंट में हमने देखा है पार्लियामेंट में। अगर उस पर आप चर्चा करेंगे तो पूरी 2 घंटे की डिबेट निकल जाएगी, चर्चा नहीं होगी। 2G का जब मामला आया था 1,70,000 करोड़ के स्पेक्ट्रम मामले में पार्लियामेंट में क्या हुआ था, शायद उस पर आपको गौर करना पड़ेगा। मैं पीछे नहीं जाना चाहता हूँ। रितु चौधरी कांग्रेस की बैठी हुई है, बार बार कह रही है कि महिला सुरक्षा के नाम पे हमें महिला सुरक्षा की जरूरत है। मुझे लगता है कि इन्हें इनकी अपने यूपीए की गवर्नमेंट की याद आ जाती। ये इन्हें बार बार ये ध्यान आ रहा है किसानों को लेकर। ये वही लोग हैं जो किस तरीके से इनकी जब सरकार थी तो गौ सेवकों के ऊपर गोली चला के शहीद कर दिया था, दिल्ली की सड़कें खून से लाल हो गई थी। आप किस मुंह से इस तरह की बातें करती हैं लॉ एंड ऑर्डर? रितु चौधरी, आपको मैं 75 में नहीं जाना चाहता हूँ इमरजेंसी के ऊपर, और आप बड़ी बड़ी बातें, अगर एक व्यवस्था जो आपने सोची इस नए पार्लियामेंट की के लिए सोचा आपकी सरकार, लेकिन उसको पूरा कर रहे हैं मोदी सरकार।
ठीक। और आपकी अच्छी व्यवस्था होगी। हाँ, अगर आपको ये यकीन है कि उस पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके नंबर फिर आने वाले वक्त में बहुत कम आए, 40-50 से ज्यादा आने वाले नहीं है, तो इस बात का अगर आपको एहसास है तो मैं कुछ नहीं कर सकता ऋतु चौधरी, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है आपके ऊपर। अपने जो विपक्ष का देखिए, एक यासिर दायित्व भाई, होता है वो भी आप नहीं ले पाते। तो ये यासिर सारी भाई, चीजें हैं। नई पार्लियामेंट को आप स्वागत करें। नई पार्लियामेंट, आपकी जो आधुनिक पार्टी है- पार्लियामेंट, दुनिया के लोग देखने आएंगे जब पार्लियामेंट तैयार हो। आप इसको नहीं समझते, इस गौरव पल को आप नहीं सोचते क्योंकि अब आपको ऋतु, लगता है कि हाँ, मोदी सरकार कर रही है, बोल रहे मोदी बिल्कुल, सरकार यासिर कर रही है तो भाई, हम तो उसकी बोलना तारीफ है। क्यों करें? यासिर जी अब ऋतु बोलना यासिर- चाह रही है, ऋतु बोलिए। यासिर भाई बहुत लंबा ही प्रवचन हो गया है, तो ज्यादा ही हाँ, भाषण के प्रवचन फॉर्म में देने आ का गए थे देखिए, आप, ये लगता है। जो ये भाषण के फॉर्म में आ गए। नफरत का जो मामला है ना, प्रवचन भी देखिए, धर्म आधारित एक देखिए, अल्फाज अच्छा है, बोलने जो दीजिए, आप बोलने मुझे- दीजिए, जो आप बोलने मुझे कह रहे हैं। दीजिए। ये ऐसे फिर कांग्रेस वही का होगा, चरित्र है। फिर वही डिबेट सुन लीजिए, पूरी इसके बाद दुनिया- कांग्रेस, बोलिए। यासिर भाई, पूरी दुनिया देख रही है किस प्रकार से आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया देख रही है। मुझे बहुत दुनिया हैरानी ये होती है भी कि देख आप रही इतना है, पढ़ लिख के पूरी दुनिया ये भी करते देख लोग रही तंत्र है की हत्या की किस बात प्रकार आप किस मुंह से आपके करते? सांसद जो जिसने है- 75 की इमरजेंसी अरे- लगाई। अरे आप रुकिए ना, अब आप इतना क्या, इतने मैं रुक गया। जोश में आ गया, सुनिए ना। आप क्या सुनने से डर रहे हैं क्या मोदी जी की तरह? नहीं, मैं जैसे मोदी जी भारतीय अपनी जनता बात पार्टी सुनने का से कोई डरते भी हैं। कार्यकर्ता यहाँ तो आप मुझे डरता म्यूट नहीं कर पाएंगे। हम काम यहाँ आप मुझे करने म्यूट वाले नहीं लोग कर पाएंगे। सुनिए, आपके सांसद जब खड़े होकर बोलते हैं कि गोली मारो सालों को, वो भी पूरी दुनिया देख रही है। जब आपके उसके सांसद बाद खड़े आपने होकर 13 जो है चुनाव लड़ा है, राजधानी को 13 चुनाव आप जलवाते हारे। हैं, वो भी पूरी दुनिया देख रही है। जब आप पत्रकारों को केवल सच कहने पर सालों तक जेलों में सड़ाते हैं, वो भी दुनिया देख रही है। और दुनिया वो भी देख रही है जो ऋतु चौधरी, जब मोदी प्लीज जी जो आप है, अपने मोदी यूपीए के जी जो है, टेन्योर में सुनिए, मैं पत्रकारों जब के मोदी नाम नहीं जी- लूंगा कि कितने दिनों मोदी तक आपने जी जेल भेजा है। जेल भेजा है आपने। जब मोदी आपने जी जितना डराया है हिंदुस्तान में लोगों को, उतना किसी ने नहीं डराया। आपकी जो 56 से 57 साल एक परिवार की सरकार और सत्ता रही है, आप सत्ता में इतने मदहोश हो चुके थे कि आप इंसान को इंसान नहीं समझते थे, आप गरीब को गरीब नहीं समझते थे। आपके प्रधानमंत्री 1 रुपया भेजते थे, 15 पैसे पहुंचते थे नीचे। आज प्रधानमंत्री 1 रुपया भेजते हैं, 1 रुपया मिलता है लास्ट टाइम में खड़े हुए व्यक्ति को। ये है ट्रांसपेरेंसी के टाइम का डेवलपमेंट। आज विकास का पैमाना मैं बता रही हूँ ना आपको। कुछ नहीं जवाब कर सकते। जवाब देना चाह आप रहे मत बताइए। यासिर जिलानी सैयद जवाब देना चाह रहे हैं, सैयद जवाब। यासिर भाई, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज दुनिया यासिर भाई, ये भी ये देख पैसा रही जो है है, कि देश किस के प्रकार लोगों का से एक पैसा है, प्रधानमंत्री टैक्स जो पेयर का है पैसा है। केवल एक उद्योग ये कोई अपने घर से नहीं लेकर के आया है, ये टैक्स पेयर का पैसा है जिससे यहाँ सदन बनवाया जा रहा है। ये कोई अपने घर से लेकर के नहीं आया है। और यहाँ का नौजवान इतना रोजगार की बात कर रहा है। यहाँ का किसान जो बात करी गई थी 2022 के अंदर हर किसान की आय 2 गुनी हो जाएगी, और ये कर रहा है। साउथ नॉर्थ आप ये ईस्ट तमाम रोड की जाली लेकर के आया हुआ हर नल में जल पहुंचाने का आप काम बोल चुके हैं, ईमानदारी से सुनिएगा। बिना यही समस्या है, भारतीय यही जनता पार्टी की समस्या कि आप सरकार ने सुनना किया नहीं चाहते है। यासिर भाई। कमाल बात करते हो रही हैं। है, आज भारतीय जनता पार्टी आप की सुनना सरकार पसंद जिन नहीं करते राज्यों में विपक्ष काम की कर रही आवाज है को, और जहां टीवी जहां पर भी आवाज दबाएंगे आप, वो सदन लोगों के अंदर तक भी आवाज पहुंचाते हैं। दबाएंगे। लास्ट लाइन में यही लोग जो है चरित्र देख रहे हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है कैप्चर कर लेते हैं, भ्रष्टाचारी लोग कैप्चराइजेशन करते हैं, लोगों को बोलने नहीं देते, हर लोगों की कार्यक्रम आवाज में को दबाते हैं। कटमनी चाहिए ये होता उधर था। बोलेंगे, आज कटमनी की कोई रोकेंगे, जगह नहीं रोकेंगे। आप आप जो जो बोल कटमनी दिया मांगता है लगातार उसको विपक्ष ठीक है, बोलिए, यासिर जवाब जेल दे है। दीजिए। यासिर जिलानी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, बोलिए जवाब। मैं ये कह रहा हूँ, ये पैसा जो है मैं मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं यासिर भाई, ये पैसा भारतवासियों के टैक्स पेयर का पैसा है। यहाँ का मैं उसी पैसे नौजवान की बात रोजगार कह मांग रहा रहा हूं। है, उसका यहाँ का सम्मान किसान करके अपना उस हक पैसे मांग का रहा है। इस्तेमाल प्रीति, अब आप अच्छी समझिए इस तरीके चीज को। प्रीति, सरकार मुद्दा का कहीं और जा रहा है। काल में जो लोग तराई अमाम करते करते लोगों की जान चली गई और लोग आकर के ये मुद्दा कहीं और जा रहा है। उसी वक्त हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि नए पार्लियामेंट की आवश्यकता थी या नहीं। कोई भारतीय संस्कृति के ऊपर नाम रखते इस प्रोजेक्ट का, आपने भारतीय संस्कृति के ऊपर नाम रखा, रखिए ना इसका नाम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। भारत की संस्कृति के ऊपर भी तो नाम रख दीजिए इसका। ठीक है जी अमन जी, ये क्या बात हुई आपकी? जवाब दीजिए। I really appreciate of your this point, but at the same time देखिए ऐसा है, बात ये हो रही है कि आवश्यकता थी या नहीं थी, नई संसद बनने की आवश्यकता थी या नहीं थी।
और उसको पूरी प्रॉपर तरीके से हम लोग स्क्रूटनाइज कर चुके हैं कि जब गिर रहा है, टूट रहा है, फट रहा है, आफत आ रही है, जगह नहीं है, आप लोग ही डिमांड कर रहे हैं संसद के अंदर बैठ करके, आपकी ही तरफ से आ रहा है, अंदर बैठे हुए लोगों की तरफ से आ रहा है कि नहीं भी बनना चाहिए। जब मीरा कुमार बोल रही हैं कि नहीं, वो प्रस्तावित कर रही हैं, नहीं देखिए, आप अभी बताइए, आवश्यकता थी या नहीं थी, ये बात हो रही है। देखिए, आवश्यकता थी या नहीं थी, ये बात हो रही है। आवश्यकता है या नहीं, ये बात हो रही है। नहीं, जब आप बोलती, जब बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, आप जब बोलती, जब ट्रिपल तलाक में इतनी लड़कियां जबरन रेप करवाई जा रही थी, तब आप क्यों नहीं बोली? इसी संसद से ट्रिपल तलाक, इसी संसद से हलाल खत्म हुआ ना, तब नहीं। आप तो लीगल रेप की बात कर रही हूँ मैं, आप इलीगल रेप की बात कर रही है, मैं तो लीगल रेप की बात कर रही हूँ ना। आई एम टॉकिंग अबाउट लीगल रेप, दैट वाज लीगलाइज्ड, व्हिच हैज बीन स्टॉप्ड। नो, आपकी बातों पे मुझे बड़ी हैरानियत होती है कि किस प्रकार की आप बातें करती हैं। महिलाओं के साथ रेप हो रहा था, कहीं पे हादसन रेप हो और कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रेप हो, तो आप लोग बोलिए वो चीज तोड़ी गई। ऐसे में मैं चली जाती हूँ, आप लोग बोल लीजिए। आई एम जस्ट नहीं, देखिए ऐसा है, बात ये हो रही है कि जरूरत थी या नहीं थी, नए संसद की जरूरत थी या नहीं थी, तो डेफिनेटली जरूरत थी। मंजरी जी प्लीज, बिल्कुल मुझे कोई करने और ले जाती है, बड़ी अच्छी गंभीर विषय, हैरान हूँ बिल्कुल आपकी शांत करके, मैं शांत हो जाइए, तालियां बजाती हूँ, शांत हो जाइए, लीगलाइज, शांत हो जाइए, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, शांत हो जाइए। केपी मलिक हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार। सर, 2024 के लिए क्या ये नई संसद भवन जो है, इसकी जो नींव है, यहीं से एक ऐसा रास्ता निकलेगा जो 2024 के लिए तमाम चुनौतियों को साइडलाइन कर देगा और एक नया रास्ता दिखाएगा भारतीय जनता पार्टी को? इस समीकरण को भी आप समझाइए, स्ट्रैटेजी को। देखिए प्रीति, अगर आप देखें, कोई भी सियासी दल हो, वो अपने सियासी हितों को भी ध्यान में रख के तमाम चीजें करता है। और आप देखेंगे, कोई, मैं किसी एक दल की बात नहीं करता, तमाम जो प्रोजेक्ट होते हैं, उनके शिलान्यास होते हैं, उनके उद्घाटन होते हैं, तो चुनाव को ध्यान में रख के किया जाता है। इसका हम इससे नहीं बच सकते कि पार्लियामेंट का उद्घाटन। लेकिन केपी मलिक जी, एक सवाल है, अलग अलग भवन और संसद भवन दोनों में अंतर है। मैं इसका खत्म कर देता हूं उसी में। मैं यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी 2024 के चुनाव में इसका फायदा उठाए। संसदीय दल या बाकी चीजें, सियासत है ना, तो सियासत तो करनी है। इसके अपोजिट आप लीजिए और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी राजस्थान में चुनाव है और एकाएक विकास की घोषणाएं खूब मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है, क्योंकि वहां पे अगले कुछ ही दिनों में चुनाव है। इसके अलावा आप देखेंगे, पीछे उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ तो प्रधानमंत्री ने कई प्रोजेक्ट किए, उसके पहले हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ, गुजरात में चुनाव। तो ये क्या होता है, सियासी दल चुनाव को ध्यान में रख के इस तरह की चीजें करते हैं, वो एक अलग मुद्दा है, एक अलग इशू है। लेकिन यहाँ पे हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमें एक नए संसद भवन की आवश्यकता थी, और उसमें जो विपक्ष का विरोध है वो वाजिब है कई तथ्यों पर, लेकिन इसमें हमें राजनीति करें, राजनीतिक एंगल से इसको देखें, तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए थी, सरकार कौन कौन सी चीजें फॉलो नहीं कर रही है, वो बहुत सारे इशू हैं। अगर विपक्ष तथ्यों के आधार पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, तो विपक्ष के पास बहुत सारे ऐसे इशू हैं, जैसे कि मैंने कहा, पर्यावरण का इशू है, कितने पेड़ काटे गए, कितना पैसा लगा, क्यों लगा, क्या उसकी आवश्यकता थी, क्या आपने पार्लियामेंट भवन जैसे बनाया, दूसरे भवन बनने चाहिए थे, यूनिवर्सिटी बननी चाहिए थी, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनने चाहिए थे, तो सरकार ने क्या उस ओर भी ध्यान किया? कि तो मुझे लग रहा है कि विपक्ष घेरना चाहता है। केपी मलिक जी, एक सवाल सही है, जब आप राजनीतिक विश्लेषक, एक सवाल आपसे केपी मलिक जी, अभी संसद के अंदर सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है ना। राहुल गांधी साहब कुछ सवाल कर रहे थे, सुन लीजिए, पूरी बात मुकम्मल हो जाने दीजिए, फिर आप अपना। अब आप ये सवाल मेरे से मत पूछे, क्योंकि मैं ना सरकार नहीं, मैं इसी पर आ रहा हूँ, मैं इसी पर आ रहा हूँ। नहीं, एक मिनट सुनिए। अगर आप मेरे से ये पूछेंगे
तो फिर मैं 2004 से 2014 के बीच की भी पूरी बात तो करूंगा। मुकम्मल होने दीजिए केपी मलिक जी, सवाल तो सुन लेते। उस पर हाउस नहीं चला था। अरे भाई मेरी बात तो सुन लीजिए, आप जवाब दीजिए। मेरा सवाल ही मुकम्मल नहीं हुआ तो आप जवाब सही जवाब केपी मलिक बहुत वरिष्ठ पत्रकार है और पीटीआई में जैसे बड़े संस्थानों में उन्होंने अपना जीवन दे दिया है। सरकार सदन को नहीं चलने दे रही। मैं इत्तेफाक रखता हूं आपकी बात से, मैं इत्तेफाक रखता हूं कि सरकार सदन नहीं चलाना चाहती है, लेकिन 2004 से 2009 के बीच में भी इस तरह की घटनाएं हुई है। इसको मत भूलिए आप। अब आप बताइए। बोलिए बोलिए सही जवाब। मैं सर सिंपल एक, अभी आप जिस मौजू की तरफ ले जा रहे थे मैं उसी से रिलेटेड होकर के आ रहा था। मैं ये पूछ रहा हूं कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की ओर नहीं चले जाए, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है। पहले विपक्ष हंगामा करता था, इससे पहले जब जेपीसी का गठन हुआ, जब बात करें, पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्ता पक्ष ही सदन नहीं चलने दे रहा। आपको जानकारी आप बताइए ना मुझे कि सत्ता पक्ष, अब राहुल गांधी साहब ने इन्होंने हटा भी दिया संसद में। आप बताइए कि जेपीसी की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये मुद्दा उठ रहा है। इस तरह का सत्ता पक्ष का रवैया रहा है, देखिएगा जरा। नहीं यासिर भाई आपसे नहीं है, यासिर भाई आपसे नहीं है, मुझे पता था आप इधर घूमेंगे। आप चाहते हैं कि सवाल सही ना हो, पड़ेगा कि आप नहीं आप चाहते हैं कि लोगों की बात ना हो। जेपीसी की डिमांड करना और खास तौर से अडानी के मौजू के ऊपर, और पहली बार ऐसा हो रहा है। इससे पहले आप मुझे बताइएगा, पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्ता पक्ष एक व्यापारी को बचाने के लिए सदन नहीं चलने दे रहा। राहुल गांधी साहब की सदस्यता निरस्त करवा दी, और जिन जज साहब ने ये जजमेंट दिया उनको आज ही प्रमोट कर दिया गया, जिला जज बना दिया गया उनके डिसीजन के ऊपर। इसका काम है, जेपीसी बननी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद। कोल घोटाले पे भी जेपीसी बनी है। बिल्कुल धन्यवाद, मैं आपको बस धन्यवाद मुबारकबाद देता हूँ। जेपीसी बननी चाहिए, और मैं ये कह रहा हूँ कि सियासी दल है वो अपने हितों को साधने के लिए इस तरह के हथकंडों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे अगर आपने राहुल गांधी की सदस्यता की बात करी है, तो राहुल गांधी अपनी सदस्यता जाने पर भी राजनीति कर रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि मैं जेल चला जाऊं, मुझे सिंपैथी मिले। अगर राहुल गांधी और कांग्रेस चाहे तो अपर कोर्ट में जाए और राहत ले ले और अपनी सत्ता वापस ले ले। लेकिन जिन जज साहब ने दिया उनको जिला जज भी बना दिया गया है। जिन जज साहब ने डिसीजन दिया उनको जिला जज भी बना दिया गया है। एक तरफ से तड़ातड़, मतलब आप इधर डिसीजन दे दिए, फौरन प्रमोशन मिलेगा आपको। हाथ उठा रहे जिलानी साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं? जिलानी हाथ उठा रहे थे। मैं केपी मलिक साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि राहुल गांधी जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो विक्टिम प्ले कार्ड खेल रहे हैं, आप 2019 का, मैं और पीछे माननीय मोदी जी भी विक्टिम कार्ड खेलते हैं, विधानसभा, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? विधानसभा मुद्दे पे रहिए, मुद्दे पे 2024 और नया संसद भवन मुद्दे पे ऋतु चौधरी उनकी सदस्यता बहाल हो गई। मुद्दे पे रहिए ऋतु चौधरी, आप क्यों नहीं जा रहे? मैं आप क्यों नहीं गए? ऋतु चौधरी, नए संसद भवन के लिए फिजूल खर्ची शब्द का इस्तेमाल करना ये कहां तक जायज है? पहले ये बताइए, इधर उधर बिना भटके पहले जवाब दीजिए आप। प्रीति बिल्कुल फिजूल खर्ची है। देखिए, आपको जहाँ पे, मैंने आपको पहले भी बोला कि जिस देश में भूखमरी एक सबसे बड़ी समस्या है, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, स्वास्थ्य इतनी बड़ी समस्या है, 60,000 स्कूल आप बंद कर देते हो, शिक्षा सबसे बड़ी समस्या है, वहाँ पर एक नए संसद का निर्माण। मुझे लगता है भुखमरी की समस्या कांग्रेस को हो गई, बेरोजगारी की समस्या कांग्रेस को हो गई, भुखमरी की समस्या कांग्रेस को हो गई है। ऋतु चौधरी, भारत के लोग खुश हैं। भारत में आप जरा निकल के देखिए, अभी भारत जोड़ो यात्रा में आपके नेता निकले थे, उन्हें जवाब मिला है, और उनको जवाब दिया हमारी नॉर्थ ईस्ट की जनता ने। जीरो दिया नॉर्थ ईस्ट में। आप पता नहीं कहाँ के डाटा लेके बैठ जाते हो। महिला सुरक्षा आपकी नजर में सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बन जाता है। आपकी सरकार में महिलाओं के साथ अगर कोई नौकरी मांग रहा है तो कौन सा अपराध कर रहा है? निर्भया इस तरह के स्टेटमेंट आप जैसे पढ़े लिखे युवा तेज तर्रार नेता से नहीं उम्मीद करते हैं। हम दूसरे लोगों से करते हैं, वो जो आजकल इंचार्ज बनाएगा वो ऐसी बयानबाजी करें। आप तो बाशऊर आदमी है, दानिश्वर आदमी है, वो इस तरीके के बयानबाजी, आपकी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर 2-4 प्रवक्ता है, वो ऐसी बयानबाजी करते चल जाएगा। लेकिन आप जैसा पढ़ा लिखा दानिश्वर ज़हीन आदमी ऐसी बात कर रहा है तो वो अच्छा नहीं लग रहा। आपके पास 2-4 प्रवक्ता है जो अनलगा बयानबाजी करते हैं, टीवी चैनल पे आके कुछ भी बोल जाते हैं। आप उस कैटेगरी में नहीं है। आप यासिर जिलानी कुछ बोल नहीं पा रहे, आप लोग बोलने नहीं दे रहे, उनकी आवाज दब जा रही है। यासिर जिलानी जी प्लीज, ऋतु जी थोड़ा सुन लीजिए। भारत में कहीं ऐसी भुखमरी की कोई ऐसा कोई
सिचुएशन आया हो, कोई ऐसा नहीं, आपने कहा कोई कि ऐसी न्यूज़ कांग्रेस चली के हो, अंदर बताएं सबसे आप। ज्यादा भुखमरी है और कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। मतलब आप भी आज लग हाँ, रहा है है ना, मजे के मूड है में ना। हैं। उन्हें कांग्रेस को लगता है कि वो जो सोचते हैं वो भारत सोचता है, वो गलत सोच रहे हैं। अच्छा, भारत से वो कट के रह गए। बहुत अच्छी बात है। वाह वाह वाह, तालियां हो जाए भाई, क्या बात कह दी आपने आज। प्रीति मुझे बोलिए बोलिए ऋतु बोलिए। प्रीति कह रहे हैं सबसे ज्यादा बेरोजगारी और सबसे ज्यादा बेरोजगारी और भुखमरी कांग्रेस के अंदर है, यासिर जिलानी कह रहे हैं। बिल्कुल इसलिए कि ये भ्रष्टाचार की जनता पराकाष्ठा करने वाले लोग हैं। करते हैं। हम कांग्रेस जो है वो जनता की आवाज है, उद्योगपतियों की आवाज नहीं है भाजपा की तरह। हम जनता की आवाज कर रहे हैं। केपी मलिक जी, आज हमने अपने शो का नाम बहुत अच्छा रखा है, पुरानी लड़ाई नई संसद। लड़ाई वही, संसद नहीं, भाजपा जो है इसीलिए रखा। आप देख लीजिए यहाँ, अब हम जब से यहाँ बैठे हैं, लड़ाई वही है, संसद नहीं। उद्योगपतियों का विकास, अडानी का साथ और अडानी का विकास ये एक मंत्र है आपका, ठीक है। इसलिए पे मैं सवाल कर दूं। ठीक है, जिया मंजरी नहीं, बहुत देर से बैठी है जिया ना। कांग्रेस पार्टी की ये अरे ऋतु जी, महिला सशक्तिकरण की बात कर रही थी आप, जिया मंजरी को बोलने तो दीजिए। जिया मंजरी प्रवक्ता, राजनीतिक विश्लेषक नरसिम्हा राव का तो ट्रायल तक हुआ है। ठीक है, यासिर जिलानी आप प्लीज अडानी की गुलामी करिए, प्लीज अरे वो प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार में प्लीज रुक जाइए। एक और मेहमान है आपकी साथी है जिया मंजरी, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए प्लीज। साइलेंस। मैं जा रही हूँ, आप लोग बोलिए। मैं जा रही हूँ, आप लोग बोलिए। आप लोग आपस में एंकर बन जाइए। जिया मंजरी जिया मंजरी आपस में एंकर सब बन जाएंगे। बताइए, मुस्कुरा भी रहे, बोलने भी नहीं देते। फिजूल खर्च 2024 के लिए 2024 के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा नए संसद भवन की ये नींव। बिल्कुल, देखिए जैसा कि बोला है वरिष्ठ पत्रकार साहब ने कि सारी पार्टियां अपने हिसाब से चीज़ों की इनॉग्रेशन करती हैं, उसको बनाने की घोषणा करती हैं। अभी देखें आप, राजस्थान में भी वही चल रहा है, छत्तीसगढ़ में भी वही चल रहा है। ऋतु चौधरी जी, आप जब बोलती हैं तो मैं एक शब्द नहीं बोलती हूँ, मर्यादा रखें और शांति से बैठें। जब आप बोलती हैं तो मैं बिल्कुल नहीं बोलती हूँ, मैं शालीनता के साथ आपके साथ डिबेट करती हूँ। मैं बिल्कुल मछली बाजार नहीं बनाती, क्षमा करें, ठीक है। अब मैं ये बात करती हूँ कि आवश्यकता थी कि नहीं थी, वो हमने क्लियर कर दिया, आवश्यकता थी। दूसरी बात आती है कि हाँ, कि इससे असर पड़ेगा, डेफिनेटली असर पड़ेगा। ऑफ कोर्स कोई भी पार्टी कोई भी योजना लाती है, वो लाती है जनता के लिए, देश के लिए, और उसको वो प्रोपोगेट करती है। पहले भी हो चुका है और अब भी होता है और हमेशा ही होता रहेगा कि जिसके कार्यकाल में जो आपको मैं बोल रही हूँ, प्लीज मछली बाजार मत बनाइए मछली बाजार। हम यहाँ शांति से गंभीरता से बात कर रहे हैं। नहीं, अब आपको बनाना है तो बनाइए। आप देखिए, आपकी शालीनता दिख रही है। जवाब भी दे दीजिए। नहीं, जवाब तो आप दे दीजिए ना। नहीं, जवाब आप मुझसे पहले ऐसे उंगली करके पूछा करिए, तब मैं जवाब दूंगी आपको। ऐसे मछली बाजार में मैं आपको बिल्कुल भी नहीं करूंगी बात। I have no interest to debate like this with a panelist who's समय बहुत कम है। मैं उत्तर बहुत कम है। महिलाओं की बात करती हैं, महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करती हैं। आप महिला को बोलने नहीं देती हैं, आप महिला के बीच में चिल्लाती रहती हैं। कौन सा सशक्तिकरण कर रही है? फाइनल कमेंट हमारे पास समय नहीं है, प्लीज फाइनल कमेंट। शुरुआत केपी मलिक। देखिए प्रीति, सबसे बढ़िया बात तो ये है और यही लोकतंत्र की ब्यूटी है कि दोनों जो विपक्ष के प्रवक्ता हैं, उन्होंने पक्ष के प्रवक्ता को कम से कम कहा कि आप बहुत ज़हीन व्यक्ति हैं और हम आपसे इस प्रकार की जो है एक क्या बोलते हैं उसको, नहीं चाहते कि आप कुछ खराब चीजें बोलेंगे या बेकार की चीजें बोलेंगे। आप ज़हीन व्यक्ति हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरी, अगर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, देखिए सियासी दलों का काम है, जैसा कि मैं लगातार कहता हूँ, उनका काम है राजनीति करना, सियासत करना। सियासत करनी भी चाहिए, लेकिन बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जो जनहित के, देश हित के, लोक हित के मुद्दे हैं, वो पक्ष और विपक्ष को एक साथ मिलकर करने चाहिए। उसके तमाम उदाहरण हमारे पास हैं। अगर मैं छोटा सा उदाहरण आपको यहाँ दूं, नरसिम्हा राव की सरकार में जब यूएन में अपने यहाँ से एक प्रतिनिधि को भेजा जाना था, तो नरसिम्हा राव जी ने वाजपेयी जी को भेजा था और उन्होंने हमारा प्रतिनिधित्व देश का किया था और कई देश हैरान हो गए थे कि भारत में कैसे विपक्षी को भेज सकते हैं। तो ये हमारे लोकतंत्र की ब्यूटी है और हमें ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए। विरोध करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, सियासत होती है, ये हमें भी पता है, आपको पता है। बिना सियासत के कोई भी राजनीतिक दल रह नहीं सकता, लेकिन जहां देश का मामला हो, लोकतंत्र का मामला हो, वहां एक करके एक स्वर में चीजें हों, तो मुझे लगता है इस तरह की भावना से नेता लोग काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा।
प्रवक्ता है हमारे साथ ऋतु चौधरी, फाइनल कमेंट दीजिएगा। प्रीति, भारत को जो है लोकतंत्र का मंदिर चाहिए, तानाशाह का महल नहीं चाहिए। और मोदी जी अगर ये सोच रहे हो कि वो तानाशाह का महल बनाकर और जनता के या लोकतंत्र के मूल्यों को जो उनकी हत्या कर देंगे, तो हम उनको ये करने नहीं देंगे। जो हमारी मांगे हैं हम उन पे अड़े हुए हैं। जेपीसी की मांग हमारी बरकरार है, वो आपको करना पड़ेगा, चाहे आप कितना ही बड़ा महल खड़ा कर लो। लोकतंत्र को जरा सा लोकतंत्र का बाल बांका होने नहीं देंगे, ये हम लिख के दे रहे हैं आपको। और 2024 में ये आपको बिल्कुल जनता जो है इस बात का जवाब दे देगी जब राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री बनकर आएंगे। ठीक है सर, ये आपकी लोकतंत्र की जो हत्या जो कर रहे मलिक साहब हैं, ये मैं उस बात को और भी आगे लेकर के जाता हूँ। ठीक है, आप सदन बनवा रहे हैं और इसकी डिमांड कांग्रेस के दौर में भी हुई। मैं फाइनल कमेंट की तरफ आ रहा हूँ। क्या ही अच्छा होता कि सत्ता पर और विपक्ष दोनों ही जाकर के प्रधानमंत्री लेकर के जाते, लेकिन जिस तरीके की नजीर पेश करनी चाहिए, अब तो विपक्ष को कुचलने के लिए, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए जो है सदन नहीं चलने दिया जा रहा। आप बनाइए, ये जो निर्माण है ये ईंट गारे पत्थर की जगह नहीं है। यहाँ लोगों के इमोशन, यहाँ भावनाएं आती हैं। हर क्षेत्र से निकल के सदन के अंदर भावनाएं बैठती हैं। आप इस सदन के अंदर सभी की भावनाओं का सम्मान करके सबको साथ लेकर के बढ़िए, कोई आपत्ति नहीं होगी। फाइनल कमेंट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र ही है सबका साथ, विकास और विश्वास। हाँ, इस नए संसद में भारतीय जनता पार्टी 400 से ज्यादा सांसदों के साथ 2024 में आ रही है। इसलिए बेचैनी कांग्रेस आप के तो 700 भी नहीं आएंगे तो भी बेचैनी विपक्ष के अंदर है। हम बैठेंगे, डिबेट करेंगे। कॉन्फिडेंस इसलिए है कि हम काम कर रहे हैं। लास्ट लाइन पे जो हमने कार्यक्रम प्रधानमंत्री ने बनाया है लास्ट लाइन पे खड़े हुए व्यक्ति के लिए, वो हम पहुंचा रहे हैं। और जितने भी कार्यक्रम हैं सबको पूर्ण और संपूर्ण रूप से कर रहे हैं। कोई ऐसा नागरिक नहीं है भारत का जो कहीं भी वंचित रह रहा है। उसको जो वादा किया गया है उधर की ना बात करिए, बताएं काफिला क्यों लुटा? जिया मंजरी फाइनल। लुटा ही नहीं है, ये लुटा जिन लोगों का डिबेट पे नहीं। जिया मंजरी फाइनल कमेंट। देखिए ऐसे है कि समय बहुत कमी है, समय की बहुत कमी है। सॉरी, माफ कीजिएगा जिया मंजरी, आपने अपनी बात वैसे भी रख दी है। सब तमाम हमारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने देखा कैसे पुरानी जो लड़ाई है, पुरानी जो रार है, नई संसद भवन तक भी वो रार कम नहीं हो रही है। लड़ाई वही रहेगी, संसद भवन नहीं हो जाएगी। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और इसी खूबसूरती को हमें आगे बढ़ाना है। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखना ना भूलें इंडिया का सवाल और देखना ना भूलें हमारा प्राइम टाइम वीकेंड का स्पेशल शो।